जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपने स्थान पर सकुशल होंगे। तो बच्चों चलो आज हम हमारी हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय पढ़ने चलते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग पहले हम समझ लेते हैं है क्या ये। उपसर्ग उप जमा सर्ग शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना अर्थात बनाना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाता है उपसर्ग। इसका अर्थ हुआ जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक मूल शब्द में अलग अलग शब्दांश लगाकर अनेक नए शब्द बनाए जा सकते हैं। समझ आया कि उपसर्ग, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है, शुरू में लगता है और यह शब्दांश है और यह मूल शब्द के आगे लगता है। ठीक है ना। उपसर्ग जो शब्द हैं वो शब्द नहीं हैं, वो शब्दांश होते हैं और ये शब्द से पहले लगते हैं और इनके लगने से शब्द के जो अर्थ में बदलाव आ जाता है। तो जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, शब्दांश क्या है, निर, मूल शब्द गुण, और गुण मूल शब्द में निर शब्दांश लगने से बना निर्गुण। अव शब्दांश गुण में जब लगता है तो बनता है अवगुण। स शब्दांश मूल शब्द गुण में जब लगता है तो होता है सगुण, और दुर गुण में जब लगता है तो होता है दुर्गुण। अर्थात उपसर्ग केवल अन्य शब्दों के साथ मिलकर ही शब्द रचना में सहयोग करते हैं। इनका स्वतंत्र रूप में भाषा में प्रयोग नहीं होता है। किनका? उपसर्गों का भाषा में प्रयोग नहीं होता है। ये दूसरे शब्दों के आगे जुड़कर ही नया शब्द बनाते हैं। अर्थात यह वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी व उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के कुछ अव्यय। अब हम पहले जान लेते हैं कि संस्कृत के उपसर्गों के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अ उपसर्ग, अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध, अज्ञान, और यह जब किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो क्या बन जाता है, असत्य। सत्य के आगे जुड़ा तो क्या होगा, असत्य, और धर्म के आगे जुड़ने से अधर्म, न्याय के आगे जुड़ने से अन्याय, नीति के आगे जुड़ने से अनीति। ठीक है। यानी उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे। अप हीन, बुरा, अपूर्ण ये अर्थ है। अपकार, अपमान, अपयश, अपहरण, अपशगुन। आ उपसर्ग, आ का अर्थ होता है तक और सहित, यानी आजन्म, आगमन, आजीवन, आमरण, आचरण। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में। अनुचर, अनुसार, अनुकरण, अनुशासन। अति का अर्थ होता है अधिक, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त। अभि का अर्थ होता है सामने या चारों ओर। अभिमान, अभिप्राय, अभिनव, अभिभावक। प्र का अर्थ होता है आगे, अधिक, ऊपर। इससे शब्द बने प्रबल, प्रयोग, प्रयास, प्रगति, प्रसिद्ध, प्रयत्न। सु उपसर्ग से, इसका सु उपसर्ग का क्या अर्थ है, अच्छा और सरल। सुयश, सुपुत्र, सुगम, सुबोध, सुकर्म, सुजन। ठीक है। ये कुछ उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं, बाकी उदाहरण आप अपनी पुस्तिका में देख लीजिएगा। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। अकाल, अथाह, अमर, अचेत, अछूत। अन का अर्थ होता है के बिना रहित। अनपढ़, अनजान, अनदेखा, अनहोनी, अनमिल। अध का मतलब आधा। अध खिला, अध पका, अध जला, अध मरा।
उन का अर्थ होता है एक कम, 59, 29, 49, 79। कु का अर्थ होता है बुरा, कुमार्ग, कुसंग, कुचाल, कुमति। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुपुत्र, सुजान, सुरूप, सुसंगति। चौ का अर्थ होता है चार, चौराहा, चौमासा, चौकन्ना, चौपाई। भर का अर्थ होता है पूरा, भरपेट, भरमार, भरसक, भरपूर। इसके बाद हैं उर्दू के उपसर्ग। बे का अर्थ होता है बिना या रहित, बेदाग, बेरहम, बेशम, बेकसूर, बेचैन, बेहोश। ला का अर्थ बिना या रहित, ठीक है। लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लापता, लावारिस। बद बुरा, बदनाम, बदकिस्मत, बदसूरत। गैर बिना, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुशकिस्मत, खुशबू, खुश नसीब, खुश दिल। ना का अर्थ नहीं, नालायक, नासमझ, नाबालिग, नापसंद। कम यानी थोड़ा या हीन, कमजोर, कम अकल, कम उम्र, कम खर्च। हम यानी साथ, हम शक्ल, हम सफ़र, हम जोली, हम राज, हम उम्र। अब इसके बाद कुछ और शब्द हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। जैसे ये उपसर्ग सत, अर्थ इसका होता है अच्छा, जैसे सज्जन, सत्कार, सत्संग, सत्कर्म। अंतर यानी अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतःकरण। चिर बहुत समय, चिरस्थायी, चिरायु, चिरंजीवी, चिरकाल। पुनः फिर, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्मिलन। सहित, सहर्ष, सकुशल, सजल। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़े उपसर्ग। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रत्यय की तरफ। तो चलिए प्रत्यय की तरफ चलते हैं। आप समझते हैं कि प्रत्यय क्या चीज़ है। तो प्रत्यय जानने के लिए एक सबसे ज़रूरी बात ये जान लीजिए कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे प्रत्यय। अर्थात प्रत्यय क्या है, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब हिंदी में जो प्रत्यय हैं, अब हम उनके विषय में जान लेते हैं कितने प्रकार के हैं, इसके कितने भेद हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है, क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं ये, और संज्ञा विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश क्या होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं इसके। कृत प्रत्यय धातु या मूल शब्द और उससे बना निर्मित शब्द। आई, लिख, पढ़। लिख और पढ़ में आई अगर कृत प्रत्यय हम लगाते हैं तो क्या होगा, लिखाई। आप देख लीजिए कि आई कहाँ लगा है, लिख के पीछे, प्रत्यय हमेशा पीछे लगेंगे। और पढ़ाई, पढ़ के पीछे आई लगाने से क्या बना, पढ़ाई। ना, लिख और पढ़ में लिखा, लिखना, पढ़ना। मिल में अन्न लगाने से मिलन और मन में अन्न लगाने से मनन। सुख में आ लगाने से सूखा, जाग में आ लगाने से जागा, भूल में आ लगाने से भूला। आवट, लिख और मिल और इक। आवट अगर लिख में लगाए तो क्या लगाए, लिखावट, मिल मिलावट, रुक रुकावट। आवा, भूलावा, छलावा। ई, बोल और हंस में लगाने से बोल में बोली, हंस में हंसी। अक्कड़, पी और भूल, पी में पियक्कड़, भूल में भुलक्कड़। दार, लेना देना, लेनदार, देनदार। आलू, कृपा दया, कृपालु दयालु।
घट, घट में या लगाया तो घटिया, बड़ में बढ़िया। ठीक है ना। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं दधित प्रत्यय। पहले तो जान लें कि दधित प्रत्यय है क्या। ये वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें दधित प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए इसके भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। दधित प्रत्यय के आर, ये अगर लोहा में जोड़ा जाए तो क्या बनता है? लुहार। सोना, सुनार। साहित्य में कार लगाने से साहित्यकार, पत्रकार। चाचा में ईरा, एरा दधित प्रत्यय लगाने से चचेरा। मामा में ममेरा। और घन में वान प्रत्यय लगाने से धनवान, गाड़ी, गाड़ीवान। आई, चतुर, चतुराई, आई अच्छा, अच्छाई। ता, प्रभुता, सुंदरता, सुंदरता। पन, अपना और पराया में पन लगाने पे अपनापन, परायापन। मोटा में आपा प्रत्यय लगाने पर मोटापा, बूढ़ा, बूढ़ापा। मीठा में आस प्रत्यय लगाने पर मिठास। और खट्टा में खटास। तो आपने देखा कि जो प्रत्यय हैं वो हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं और उनके अर्थ में अंतर डाल देते हैं। ठीक है। यानी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाला शब्दांश क्या कहलाएगा? प्रत्यय। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद हमने पढ़े? 2, कृत प्रत्यय और दधित प्रत्यय। क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाला शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाता है। अब इसके बाद हम जरा उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर देख लेते हैं। क्या है इन दोनों में अंतर? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं। दोनों का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय में मूलभूत अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं और जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे ना जमा लायक, लायक में अगर हम ना जोड़ते हैं तो क्या होता है? नालायक, यानी ना उपसर्ग है। ठीक है। खाने जमा वाला, अगर हम खाने के आगे वाला लगाएं तो कुछ नहीं होगा ना, है ना। तो क्या? खाने वाला। अब वाला जो है उसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं ना, पर खाने का अर्थ है तो खाने वाला। वाला क्या है? ये एक प्रत्यय है। तो समझ आया आपको कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। तो चलिए बच्चों, मैं बिल्केश मीना अब आपसे इसी उम्मीद से विदा लेती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इस वीडियो के बाद इस पाठ को एक बार अपनी पुस्तिका में देख लीजिएगा और फिर से इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। तो चलिए, मैं बिल्केश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।